हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एम कश्यप ट्यूटोरियल एजुकेशन में। आज मैं 10th का जो मैथ बुक है स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा का जो हमारा मैथ बुक है उसके जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों के अंदर जो जो फार्मूले दिए गए हैं मैं उन फार्मूलों को लेकर के आ गया हूँ, ताकि आपको जब एग्जाम के समय आप जब रिवाइज मारें तो आपको फार्मूलों को रिवाइज मारने में कोई दिक्कत ना हो। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आपकी इस एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजिली बन जाएगी, इजिली सोल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने सारे फार्मूलों को लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, समय बहुत ही कम है, तो मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसलिए मैं फार्मूला लेकर के आ गया हूँ ताकि आप फार्मूला को याद करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर से है डायरेक्ट। जो मैथ बुक है 10th क्लास के, फर्स्ट चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है, तो डायरेक्ट हम सेकेंड चैप्टर से चलेंगे। और सेकेंड चैप्टर में है द्विघात बहुपद। शून्यक किसे कहते हैं ये थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। शून्यक उसे कहते हैं जो उस समीकरण में शून्य का मान बैठाने पर पूरे समीकरण का मान क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे, उसे शून्यक कहते हैं। यहाँ से मान लिया है कि शून्यक, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है शून्यक। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी ये दोनों शून्यक है, तो यह बोल सकते हैं हम शून्यकों का योग। हिंदी में अब याद कर सकते हैं शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसे हम बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा कि इतना इतना शून्यकों का गुणनफल ये दिया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो अल्फा इंटू बीटा है क्या है, शून्यकों का गुणनफल है सी बाई ए। अगला है ये सारा अल्फा बीटा पे ही दिया हुआ है। ये सारा फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, तभी चैप्टर 2 का जितने भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा। पहला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चौथा है आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। या आप इसे इस तरह भी आप कभी पढ़े होंगे 8 या 7 क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार है वही ए बी ना होकर के ये अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। जब आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा और बोलेगा शून्यक ज्ञात करे, या तो बोलेगा शून्यक ज्ञात करे, या शून्यकों का योगफल ज्ञात करे, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करे, तो आपको ये दोनों फार्मूला और ये कुछ फार्मूले लगेंगे। जब आपको ये जब बहुपद दिया रहेगा तब आपको ये सारे फार्मूले लगेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तभी। और फिर अगला में अगर आपको दे देगा, आपको शून्यक ही दे देगा, या शून्यकों का योगफल दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, या शून्यक दे देगा, तब आपसे पूछेगा कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा। तब इसकी फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह अब आता है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किस रूप में रहेगा, त्रिघातीय बहुपद किस रूप में रहता है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद है तब ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघातीय बहुपद है। घात यानी समझते हैं, घात यानी पावर जो ऊपर वाला लगा हुआ रहता है। द्विघात यानी 2 पावर, तो द्विघातीय, त्रिघातीय यानी इसका पावर 3, त्रिघातीय हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। यानी आप इस तरह बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। अगला है अल्फा बीटा गामा, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ डॉट होता है। इसे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए भी बोल सकते हो, या आप इसे बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। अब ये तो द्विघात बहुपद में जिस तरह समझाए तो उस तरह त्रिघात बहुपद में है। त्रिघात बहुपद में आपको बहुपद दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें, या शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो आपको ये तीनों फॉर्मूला लगेंगे। जब आपको और जब क्वेश्चन में आपको शून्यक दे देगा और कहेगा बहुपद ज्ञात करें, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू गामा।
ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चैप्टर 2 में मैंने सारा फॉर्मूला बता दिया है। आप इसे एक दो तीन बार देख लोगे तो आपको फॉर्मूला पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि मैथ में अगर आप मैथ जब बनाने बैठोगे आपको जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला का बहुत बड़ा योगदान होता है मैथ को सोल्व करने में। फॉर्मूला के बिना मैथ सोल्व होगा ही नहीं। अगर फॉर्मूला भी याद होगा तभी आप मैथ बना पाओगे। अब आता है 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फर्स्ट चैप्टर में कोई खास फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला था ही नहीं, इसलिए सेकंड चैप्टर से लाना पड़ा है। अब चैप्टर 3 है रैखिक समीकरण युग्म। देखिए रैखिक समीकरण का युग किस तरह होता है। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब इसके 3 ठो हल होते हैं। एक अद्वितीय हल होता है, एक अनेक हल, और एक होता है कोई जिसका कोई हल नहीं। अद्वितीय हल का जो अनुपात होता है या फॉर्मूला होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी अद्वितीय हल तभी होगा जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरा है अनेक हल। अनेक हल में सब बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसके बाद कोई हल नहीं तीसरा, इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 नहीं बराबर होगा b1/b2 के। नहीं समझे? a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन b1/b2 के बराबर नहीं होगा c1/c2। इस चैप्टर 3 का था। चैप्टर 3 में और सारे फॉर्मूले हैं, आप जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आ गया है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसको क्या बताए थे, यह अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब होगा तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो बराबर नहीं है b1/b2 के। अद्वितीय हल में अद्वितीय हल का हल होता है संगत, संगत यानी बराबर। अद्वितीय हल का हल कैसा होता है, संगत होता है। अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। जो अद्वितीय हल को जब सोल्व कीजिएगा, जो उसको ग्राफ पे बनाइएगा, तो अद्वितीय हल का ग्राफ हमेशा प्रतिच्छेदी बनेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा। यह द्वितीय हल का ग्राफ बनता है इस तरह से। दूसरा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, जिसको बोलते हैं अनेक हल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनेक हल। इसका जो हल होता है वो होता है असंगत। अनेक हल का हल कैसा होता है, असंगत होता है। और अनेक हल का ग्राफ कैसा बनता है, संपाती बनता है। संपाती यानी एक ही लाइन पे ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन पे सारा ग्राफ एक ही लाइन पे बन जाएगा। संपाती ग्राफ बनता है अनेक हल का। और तीसरा हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 और b1/b2 जो बराबर नहीं है c1/c2 के, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोई हल नहीं। इसको क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। इसका भी हल होता है असंगत। इसका भी हल क्या होता है, असंगत होता है। और कोई हल नहीं का जो ग्राफ बनता है वो समानांतर बनता है। ग्राफ किस तरह बनेगा, समानांतर बनेगा, तो पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा, पैरेलल बनेगा। नेक्स्ट देखिए ब्रज गुणन विधि। ये जो चैप्टर 2 है इसमें तो सारे पढ़ना है, ग्राफीय विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और एक होता है ब्रज गुणन विधि। जो ग्राफीय विधि है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये सारी विधियों कोई फार्मूला नहीं होता, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। आप बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। लेकिन जो चौथा जो है ब्रज गुणन विधि, उसका फार्मूला होता है, ये देखिए ब्रज गुणन विधि a1x प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। इसका इस तरह है, जिसको आपको इसको पहले इस फार्मूला को जान लीजिए। x बराबर b1c2 माइनस b2c1 हो गया, अब बराबर माइनस y a1c2 माइनस a2c1 बराबर 1, a2b2 माइनस a2b1। अब इसको किस तरह, मतलब है जब मैथ को सोल्व कीजिएगा तो इस तरह मैथ किस तरह सोल्व किया जाता है, जब x यहाँ लिखे हो तो इसको तोप दिया जाता है। इसको आप तोप लीजिए, इसको आप तोप लिए, ध्यान से लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो b1c2 देखिए लिखा हुआ है b1c2, इसको तोपे हैं, ऊपर से नीचे होता है मल्टीप्लाई, हमेशा ऊपर से नीचे होगा, तो b1c2 हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। B1C2 देखिए लिखा हुआ है B1C2, फिर इधर से करेंगे हम तो B2C1, देखिए B2C1, ऊपर से नीचे होगा B1C2 फिर B2C1, यहाँ पे लिखा हुआ है X हो गया, ये इसका हो गया। अब Y जब Y लेके चलेंगे तो हम Y को तोड़ देंगे, Y को तोड़ देंगे तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बताए ऊपर से नीचे। तो A1C2 देखिए दिया हुआ A1C2, फिर इधर से A2C1 Y लेके चलेंगे तो ऐसा हो गया, और एक 1 लेके चलेंगे यहाँ 1Y, इसको तोड़ दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो A1 B2, और फिर जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे फिर इसमें होगा तो A2B1 माइनस A2B1, फॉर्मूला में ही होता है माइनस A2B1। ये आप समझ गए हैं। अब चैप्टर 4 में कुछ खास नहीं है। चैप्टर 4 में द्विघात समीकरण कब होगा, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा और a डज नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण तभी कहेंगे जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा, और जहाँ a बराबर 0 ना होगा। अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो पूरा समीकरण को 0 कर देगा, तो इसका समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। और द्विघात समीकरण में सूत्र होता है द्विघात सूत्र, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। इसी सूत्र को, इसका नोट पॉइंट है, ये बहुत VVI है। इसी सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आपको द्विघात सूत्र बता चुका था, यहाँ मैं लिख चुका हूँ द्विघात सूत्र माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। अब इसमें जो d होता है उसको विविक्तर या विवेचक या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। d को d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। आपको क्वेश्चन पूछेगा d निकालने के लिए, है बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है। d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। जब जो d का मान आएगा वो 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा कर सकते हैं 0.1 भी हो सकता है, 0.2 यानी कुछ भी। जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो और मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। अब जब d का मान 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा कहने का मतलब यानी माइनस में, निगेटिव में, 0 छोटा निगेटिव में ही ना होता है। आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे, ये लाइन वाला यहाँ पे 0 होता था, ये 1 ये 2, इधर ये 2 हो गया राइट हैंड मतलब राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड -1 -2। इस चीज को तो आप पढ़े ही होंगे 6th क्लास में। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा। और जब अवास्तविक को हम बोल सकते हैं मूल काल्पनिक भी हो सकता है। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो उससे हम बोल सकते हैं इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा, यानी स्वाभाविक जब वो वास्तविक नहीं है इसे बोल सकते हैं अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। जब d का मान 0 आएगा, d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। जब d का मान 0 से बड़ा होगा, d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा हो रहा है यहाँ पे d का मान, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक होगा ही नहीं, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। जब d का मान 0 के बराबर होगा, जब d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 5 चैप्टर में। 5 चैप्टर हमारा है एपी, इसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी बोल सकते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5 चैप्टर एपी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ। एपी को हम इस रूप में लिख सकते हैं T1 T2 T3 T4 T5 Tn तक जाएगा। एपी के सार मंत्र को D से सूचित किया जाता है। जो एपी का जो सार मंत्र है, सार मंत्र को D से सूचित किया जाता है। D बराबर फॉर्मूला भी होता है D2 माइनस D1, T2 माइनस T1। D का फॉर्मूला नहीं है, D बराबर T2 माइनस T1 है, D का फॉर्मूला नहीं है। D आपको जब भी निकालने के लिए आएगा तो जो आपको संख्या दिया हुआ रहेगा उस दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाया जाता है। D कब निकलेगा, तो उस दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाओगे तब D निकलेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपी में प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। एपी में प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। एपी का जो फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A होता है प्रथम पद यानी पहला पद, n जो होता है अंतिम पद यानी लास्ट वाला पद, और D जो होता है सारवंतर। आपको मैं बता चुका हूँ सारवंतर। इसके 3 नाम थे, विवेचक, विविधकर और डिस्क्रिमिनाट।
ए पे nवें पद के लिए सूत्र, एक और सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 चैप्टर का पूरा फॉर्मूला हो चुका है। अब 6 चैप्टर जो हमारा है त्रिभुज, इसमें समरूप करने के लिए होता है। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, मतलब त्रिभुज समरूप किन किन चीजों पर होती हैं, उनकी जो कौन कौन सी कसौटियां हैं उनको देखिए। पहला है कि जिक्र है कि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। जैसे दो मैंने त्रिभुज एग्जाम्पल के लिए लिया है, इनकी भुजाओं की संख्या जिसकी इसकी 1 2 3 इनकी भुजाओं की संख्या कितनी समान है। 3 इसकी भी 3 इसकी भुजा है, तो उनकी भुजाओं की समान है। उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है उनके संगत कोण क्या हो, समान हो। तीसरा है कि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी समानुपाती यानी कहने का मतलब यानी उनका जो रेशियो हो समान हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। और ये है कि एक और टॉपिक है, दो त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण समान हो, उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो, तब दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, फार्मूला कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो फार्मूला पूरा ही याद हो जाएगा। फाइनली मैं 6 चैप्टर तक खिलाया हूँ, तो मैथ पूरे 15 चैप्टर हैं, तो धीरे धीरे लाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।